नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसकी 5 क्लास हो चुकी हैं। आज छठवीं क्लास है जिसमें टॉप क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास मैराथन क्लास है। दोस्तों, आप सभी कह रहे थे कि सर मैराथन लाओ, तो हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की मैराथन क्लास लाई है, जिसमें आज छठवीं क्लास है। छठवीं क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले आज की क्लास का मोटिवेशन है, अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व की स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है। हाँ दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा होती है वो यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है, ये सही है। दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा स्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है, ये भी सही है। दोस्तों, गल्फ संकट 1990 से 1991 का विसरण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है, ये भी सही है। सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती हैं, ये गलत है। दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थिति में संगत रहती है। यह कथन सुमेलित नहीं है, यह कथन असत्य है, यह सत्य कथन नहीं है, यह गलत कथन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत कथन पूछा है इसमें। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? यथापूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधाराएं, आधिपत्य की विचारधारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधिपत्य की विचारधारा है वो मार्गेनथाउ के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। मार्गेनथाउ ने विचारधाराओं के वर्गीकरण में आधिपत्य की विचारधारा को सम्मिलित नहीं किया है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 में मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन जो 1948 में लिखी गई थी, मार्गेनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने विचारधाराओं का प्रयोग किया। विचारधाराओं में यथापूर्व स्थिति को विचारधारा को शामिल किया था, साम्राज्यवाद की विचारधारा को शामिल किया था, अस्पष्ट विचारधाराएं शामिल की थी, लेकिन आधिपत्य की विचारधाराएं वो शामिल नहीं की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, नहीं है, असत्य है, सत्य है, सुमेलित नहीं है। तो इनको विशेषकर ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। क्या पता उसमें नहीं पूछा है, नहीं के चक्कर में आप है उसको पहले कोई पूरे ऑप्शन को पढ़ते नहीं है, उसी पर टिक लगा देते हैं। तो आपको सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है जब आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें पूछा है कि 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है। प्रचंड सागर, हाई सीज, जलवायु व्यवस्था, गहन सागर तल, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। तो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है। 5 वैश्विक सर्वमान दिए गए थे, सागर एवं सागर, साइबर स्पेस, स्पेस, जलवायु व्यवस्था और गहन सागर तल। ये 5 वैश्विक सर्वमान दिए गए थे, जिसमें उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र शामिल नहीं है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है वो हिस्सा नहीं है 5 वैश्विक क्षेत्रों के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर ध्रुवीय
क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों, आपको सही कथन का चयन करना है, कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो आपको सही कथन का चयन करना है। फिर नीचे कूट दे रखे हैं, कूट में से आपको आंसर देना है। तो शस्त्र नियंत्रण के बारे में कथन दे रखे हैं। शस्त्र नियंत्रण है जिसका अर्थ सुरक्षा दुविधा निर्मित करने से है, नहीं है दोस्तों। सिद्धांत यह रक्षात्मक कूटनीति है। यह सिद्धांत है शस्त्र नियंत्रण का, यह रक्षात्मक कूटनीति है, ये सही है दोस्तों। और यह शस्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है, ये गलत है। यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और आधिपत्य का लक्ष्य करता है, ये सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4, और 2 और 4 दे रखे हैं ऑप्शन बी में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। शस्त्र नियंत्रण सिद्धांत एक रक्षात्मक कूटनीति है जो पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और आधिपत्य का लक्ष्य करता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। यथार्थवाद राष्ट्र से संबंधित है, सही है दोस्तों, यथार्थवाद तो सही है। वैश्विक राज्यता संस्थाएं, वैश्विकता राज्यता संस्थाएं, ये सुमेलित नहीं है। निर्भरता आर्थिक हित सही है। नारीवाद जेंडर सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है, ये सुमेलित नहीं है। वैश्विकता राज्यता संस्थाएं, ये सुमेलित नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन या कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। बुक दे रखी है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं दोस्तों। इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो आपके दे रहे हैं दी रिचर्ड ऑफ द अर्थ, ये फ्रेंच फैनन की पुस्तक है, ये सुमेलित है ऐसे दोस्तों। वर्ल्ड ऑर्डर है वो हेनरी किसिंजर की है, ये भी सुमेलित है। एम्प्लॉयजन ऑफ कैपिटलिज्म, ये समीर अमीन की है। लियो कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पीरियलिज्म, जूलियस नायरेरी, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नियोलिलिज्म क्वामे नुक्रमा की पुस्तक है, ये क्वामे नुक्रमा की पुस्तक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है। क्रम देखना है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सही क्रम है वो अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालक्रम है अमेरिका 16 जुलाई 1945 को, सोवियत यूनियन 1949 को, ब्रिटेन 1952 को, फ्रांस 1960 को, चीन 1964 को। इस क्रम में भारत 18 मई 1974 को परमाणु शक्ति बना था। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। ये नीचे दिए कथन हैं और एक अभिकथन ए रूप में है और दूसरा कारण है। कथन और कारण दे रखे हैं, सही कूट का चयन करना है। अभिकथन दे रखा है, शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया गया था। कथन दे रखा है दोस्तों। कारण दे रखा है, राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। आपके कूट दे रखे हैं,
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है? यथार्थवादियों ने, स्त्रीवादियों ने, आदर्शवादियों ने, निर्माणवादियों ने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निर्माणवादियों ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है। वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है, यह कथन निर्माणवादियों ने दिया। और निर्माणवादियों में अलेक्जेंडर बेंट, केनेथ बाल्टज, पीटर कैनेनस्टीन आदि निर्माणवादी विचारक हैं। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कथन और कारण दे रखे हैं, कथन अभिकथन ए है, कारण आर है, सही कूट का चयन करना है। सुरक्षा विवादित अवधारणा है। हाँ दोस्तों, सुरक्षा होती है विवादित अवधारणा होती है, सही है कथन तो। और कारण दे रखा है, सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। सुरक्षा भी अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है दोस्तों, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, फिर दोस्तों कथन और कारण दे रखे हैं। कथन और कारण, निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। अभिकथन दे रखा है, लैंड प्रिटजेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लैंड प्रिटजेट हैं भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। और तर्क दे रखा है, भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। अतः कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया है उसकी तुलना में सन 1989 में भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। यह कथन किसने कहा था? अतुल कोहली ने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, जेम्स मेनर ने, क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेम्स मेनन ने। जेम्स मेनन ने कहा था कि या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। जेम्स मेनर की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका, रीथिंकिंग थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशंस इन इंडिया आदि प्रमुख पुस्तकें हैं, वो जेम्स मेनर की पुस्तकें हैं। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग है। हाँ दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन है वो इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग है, ये सही है दोस्तों।
फिलाडेल्फिया भविष्य में है संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ये भी सही है दोस्तों। मेफ्लावर समझौता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं सॉरी दोस्तों ये गलत है। मेफ्लावर समझौता है वो इंग्लैंड और अमेरिका से संबंधित है, इंग्लैंड और अमेरिका से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यही सुमेलित नहीं है। और 1832 का सुधार अधिनियम में ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन है, ये भी सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हैं। हाँ दोस्तों, कि कथन सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हो गए हैं, ये कथन सही है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी है। कारण भी सही है दोस्तों, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है? सुरक्षा पर, शक्ति का संतुलन पर, राष्ट्रवाद पर, निशस्त्रीकरण पर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निशस्त्रीकरण पर। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा निशस्त्रीकरण की है। निशस्त्रीकरण इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। यदि हथियारों को समाप्त कर दिया जाएगा तो वो लड़ेंगे नहीं, तो युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? रूजवेल्ट ने, नेहरू ने, चर्चिल ने, स्टालिन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था वो रूजवेल्ट ने किया था, रूजवेल्ट ने किया था। इस नाम का उपयोग सर्वप्रथम 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। वो सबसे पहले 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और जो संयुक्त राष्ट्र है वो 24 अक्टूबर 1950 को स्थापित किया गया था। 24 अक्टूबर 1950 को स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्चिल ने संयुक्त राष्ट्र शब्द सबसे पहले दिया था। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था? 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। आपका सही जवाब होगा 1995 में। 1995 में सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। सार्क है वो दक्षेश है। सार्क के निर्माण का प्रारंभिक प्रस्ताव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ओर से दिया गया था। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क का 8वां सम्मेलन 1995 में भारत नई दिल्ली में हुआ था। भारत में नई दिल्ली में सार्क का 8वां सम्मेलन हुआ था, जिसकी थीम थी सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य घोषित महत्वपूर्ण वर्ष थे सार्क आश्रय वर्ष जो 1991 के सम्मेलन में हुआ था, सार्क पर्यावरण वर्ष 1992 के सम्मेलन में हुआ था, और सार्क विकलांग वर्ष 1993 के सम्मेलन में हुआ था। और जो सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष है वो 1995 में दिया गया था। ये सम्मेलन 8वां सम्मेलन था सार्क का, जो भारत में हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था। आपका अगला सवाल है,
वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कहाँ के देशों का लाभ पहुंचाया है? यूरोप और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोप और अमेरिका। वैश्वीकरण ने यूरोप और अमेरिका के देशों को लाभ पहुंचाया है। बालारस्टीन के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ का स्थानांतरण अर्धपरिधि और परिधि देशों में कोर देशों की ओर होता है। अर्धपरिधि और परिधि देशों से कोर देशों की ओर स्थानांतरण होता है लाभ का। कोर में अधिकांश देश यूरोप और अमेरिका से संबंधित हैं। तो यूरोप और अमेरिका के देश हैं, उनको लाभ पहुंचाया है वैश्वीकरण ने। आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया गया है? अस्थिरवादी राज्य की मांग को, कल्याणकारी राज्य की मांग को, सर्वाधिकारवादी राज्य की मांग को, समाजवादी राज्य की मांग को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्थिरवादी राज्य की मांग को। ओहमे के अनुसार भूमंडलीकरण एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं तथा लोगों के मध्य देशकाल की भिन्नता समाप्त हो जाती है। वैश्वीकरण ने अस्थिरवादी मांग को बढ़ाया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया है? रूजवेल्ट ने कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया है? वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अमेरिकी के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उन्होंने शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोलने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, परंतु यह घोषणा विरुद्ध स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही किया गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं? कथन 4 दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से 2 कथन देख लेंगे कि कौन से 2 कथन हैं जो विकास के अधिकार से संबंधित हैं। तो विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। हाँ दोस्तों, कि विकास के अधिकार को 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था, ये सही है दोस्तों। और आपका यह अत्यंत संक्राम्य मानव अधिकार है, ये भी सही है दोस्तों। और पूछा भी यही है कि 2 कथन कौन से सही हैं, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। इसे 1991 में वियतना घोषणा एवं कार्य योजना में जगह नहीं मिली थी, ये गलत है दोस्तों। यह 1990 में मानवाधिकारों के आयोग ने इसके कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की थी, ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब होगा ए और बी। तो ए और बी दे रखे हैं आपके ऑप्शन ए में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये सही है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। हाँ दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। अतः ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर सही व्याख्या करता है, आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? चीन की नीति थी हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत की, जिसके बारे में सही कथन देखना है। इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं। हाँ दोस्तों, इस नीति में भूटान और नेपाल शामिल हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख भी शामिल हैं। हाँ दोस्तों, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख भी शामिल हैं। इसमें मिजोरम, मणिपुर शामिल हैं। ये गलत है दोस्तों, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल नहीं है। इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल है, ये भी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आतंकवाद के संबंध में सूची दे रखी है, जिसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि विमानों में दिए गए अपराध की व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन टोक्यो में हुआ था। वो 1963 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1963 में। तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4। अब नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन मॉन्ट्रियल हुआ था। वो 1971 में हुआ था। तो बी का हो जाएगा 3। बी का 3। आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, 1997 में हुआ था। तो सी का हो जाएगा 2। आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में हुआ था। तो डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों? वो आपका सही जवाब होगा। तो 4 3 2 1 दे रखी है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है, वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पाद, बढ़ी हुई बेरोजगारी, औद्योगिक उन्नति। अब उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव देखने हैं दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी और डी, बी और सी, ए और सी, बी सी ए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी और डी। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए बी और डी। आपका ऑप्शन ए। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही वैश्वीकरण का जन्म हुआ है। वैश्वीकरण का जन्म हुआ है उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव से ही हुआ है। विश्व में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रशुल्कों को कम करने के लिए एक समान समझौता हुआ था। अंततः WTO की स्थापना हुई थी 1995 को, जिसमें विदेशी निवेश एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर करने लगा तथा वैश्वीकरण से सीमाएं कमजोर हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई और प्रौद्योगिकी का उन्नयन हुआ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिकी उन्नति। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है? कथन दे रखे हैं दोस्तों, उसको गलत बताना है। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। हाँ दोस्तों, सही है। वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण बाजार व्यवस्था पर बल देता है। हाँ दोस्तों, वैश्वीकरण है वो बाजार व्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। हाँ दोस्तों, ये भी बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये गलत है दोस्तों, वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता है।
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से दो कथन सही हैं? अब विश्व व्यापार संगठन के कथन दे रखे हैं WTO के बारे में। अब WTO है, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। हाँ दोस्तों, ये कथन सही है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। ये गलत है दोस्तों, 1995 में की गई थी। 1995 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें लगभग 380 का स्टाफ नियुक्त है। ये गलत है दोस्तों, इसमें 640 का स्टाफ नियुक्त है। सॉरी, 680 दे रखा है, 640 का स्टाफ नियुक्त है। तो आपका सही जवाब होगा ए और सी। ए और सी कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके बी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं? पर्यावरणीय अधिकार को, विकास का अधिकार को, स्वास्थ्य का अधिकार को, निजता के अधिकार को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास के अधिकार को मुलायम कानून के नाम से पुकारा जाता है। सॉफ्ट लॉ शब्द का तात्पर्य अर्ध कानूनी संसाधनों से है जिसमें कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी बल नहीं होता। विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता तथा कौशल की वृद्धि का अधिकार जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। आपका अगला सवाल है, किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? एडोल्फ हिटलर ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, हेंस मार्गेथाउन ने, माओ सेतुंग ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने कहा था जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। नाजीवाद के जनक कुख्यात जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का प्रसिद्ध कथन था कि जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत युग में सुमेलित नहीं है? वो कथन देखना है, युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मेल्टिंग पॉट है वो यूएसए में हुई थी। हाँ दोस्तों, मेल्टिंग पॉट है वो यूएसए में हुई थी। बॉइलिंग पॉट है वो इजराइल में। हाँ दोस्तों, सलाद बॉयल है वो भारत में है। फ्रूट बॉयल है वो यूके में नहीं है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश का सृजन है? भूटान का, नेपाल का, यूके का, स्विट्जरलैंड का। जो प्रसन्नता सूचकांक है वो भूटान का सृजन है, भूटान ने दिया था। भूटान का सृजन क्या है? प्रसन्नता सूचकांक। भूटान दक्षिण एशिया का एक पहाड़ी देश है। भूटान है वो दक्षिण एशिया का एक पहाड़ी देश है जहां भौतिक संसाधनों को प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भूटान में भौतिक संसाधन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु उनके दोहन की क्षमता भी विकसित नहीं हुई है। उनके दोहन की क्षमता है वो विकसित नहीं हुई है। इसकी जनसंख्या भी अपेक्षाकृत कम है। भूटान की जनसंख्या है वो भी वहाँ की जनसंख्या कम है। भौतिक संसाधन वहाँ बहुत अधिक ही मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका दोहन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है और जनसंख्या भी भूटान में बहुत कम है। जीडीपी के मामले में दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे है। जीडीपी के मामले में भी भूटान है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। भूटान सरकार द्वारा लोगों की प्रसन्नता और भलाई के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इंडेक्स का सृजन किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, ब्रेग्जिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
ब्रेग्जिट के ऊपर कथन दे रखे हैं दोस्तों, जिसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको पहचानना है। कि ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। हाँ दोस्तों, तात्पर्य है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। यूरोपियन यूनियन से संबंध ने यूके में भारी आर्थिक भार और बेरोजगारी को जन्म दिया है। हाँ दोस्तों, ब्रेग्जिट बाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया था। हाँ दोस्तों, ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतया युवा मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ब्रेग्जिट के पक्ष में युवा मतदाताओं ने वोट दिया था, यह कथन गलत है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कि ब्रेग्जिट के पक्ष में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों ने, जबकि यूरोपीय यूनियन में बने रहने के समर्थन में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने मतदान किया था। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने मतदान किया था। आपका अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? कोपेनहेगन 2009, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डरबन कॉन्फ्रेंस 2011, रियो डी जेनेरियो 1992। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्योटो प्रोटोकॉल ने राज्य को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए थे। हालांकि भारत और चीन ने इसका विरोध किया था और इसे विकासशील देशों के खिलाफ बताया था। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इस प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसको अपनाया 11 दिसंबर 1997 को और लागू 16 फरवरी 2005 को किया गया था। इसकी पहली प्रतिबद्धता 2008 में आरंभ हुई थी। पहली प्रतिबद्धता थी वो 2008 में आई थी और 2012 में समाप्त हुई थी। जो 2012 में समाप्त हुई थी। यह पहली बार जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। आपका अगला सवाल है, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, वैध बल का सीमित प्रयोग, युद्ध का उचित संचालन, उपरोक्त सभी। सॉरी दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, युद्ध का उचित संचालन। जस इन बेलो का अभिप्राय है युद्ध का उचित संचालन। जस इन बेल एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय है युद्ध का उचित संचालन। यह युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक पहलू है जो उन मानकों को परिभाषित करता है जिनके द्वारा एक देश युद्ध का संचालन कर सकता है, किंतु युद्ध के दौरान कार्रवाई उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसका संचालन करता है यह जस इन बेलो। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? जापान, अमेरिका, यूके, ब्राजील। आपका सही जवाब होगा यूके। यूके है वो भारत में सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है। G20 निवेशकों में यूके भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। वर्ष 2000 से 2016 के मध्य उसने 24.07 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश किया था, जो कि संपूर्ण FDI का 8% है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी, जिसमें दुनिया की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। 20 देशों के वित्त मंत्री व उन देशों के केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष G20 के सम्मेलन में भाग लेते हैं। जो G20 का सम्मेलन होता है उसमें 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष होते हैं, वो भाग लेते हैं। हर 2 वर्ष में शासनाध्यक्षों की इसकी बैठक भी होती है। G20 के जो शासन अध्यक्ष हैं उनकी बैठक वर्ष में 2 होती हैं। हर 2 वर्ष में बैठक होती है, हर 2 वर्ष में एक बैठक होती है, दूसरे वर्ष में एक बैठक होती है शासनाध्यक्षों की। आपका अगला सवाल है, फ्लाइंग बीस शब्द बंद निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है? आसियान से, सार्क से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ब्रिक्स से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आसियान से। फ्लाइंग बीस है वो आसियान संगठन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम देश शामिल हैं। ये 8 देश शामिल हैं आसियान के। आसियान में 8 देश शामिल हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हंस जे मार्गेंथम द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स विदन नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। नहीं दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। यह शीर्षक है मार्गेंथाउ की पुस्तक का। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर पुस्तक लिखी थी उन्होंने, जिसमें पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में लिखी थी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का व्यवस्थित कालक्रम देखना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उनका क्रम देखना है। यूथान वर्मा, कर्ट वाल्डहाइम, डेग हैमरशोल्ड, बुतरस घाली। यूथान वर्मा, कर्ट वाल्डहाइम, बुतरस घाली, डेग हैमरशोल्ड, यूथान वर्मा, कर्ट वाल्डहाइम, बुतरस घाली, डेग हैमरशोल्ड, यूथान वर्मा, बुतरस घाली, कर्ट वाल्डहाइम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेग हैमरशोल्ड, यूथान वर्मा, कर्ट वाल्डहाइम, बुतरस घाली। यह क्रम सही है। डेग हैमरशोल्ड हैं, वो अप्रैल 1953 से 1961 तक रहे थे। जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाली पहले एकमात्र महासचिव हैं वो हैं डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड हैं जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाले एकमात्र महासचिव हैं, डेग हैमरशोल्ड। यूथान वर्मा हैं, वो एशिया के प्रथम महासचिव थे। यूथान वर्मा जो 1961 से 1971 तक रहे थे। कुर्ट वाल्डहाइम जनवरी 1972 से 1981 तक रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के थे, 2 टर्म पूरे किए थे इन्होंने। बुतरस घाली हैं, इनका कार्यकाल 1 टर्म पूरा हुआ था। 1996 के मध्य थे। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक दे रखी है दोस्तों, उसमें से कौन सी नहीं है इसको देखना है। कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति का उपयोग, विश्व संगठन में शामिल होना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विश्व संगठन में शामिल होना। या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक
नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। विश्व संगठन में शामिल होना राष्ट्रीय शक्ति की तकनीक का उपयोग नहीं है। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? जोसेफ नाई, एन एल आर्कन, फ्रेंच फैनन, डेविड हेल। आपका सही जवाब होगा जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने मृदु शक्ति या सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृदु शक्ति या सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने का श्रेय जोसेफ नाई को जाता है। सॉफ्ट पावर की धारणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोसेफ नाई द्वारा विकसित की गई। उन्होंने सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1990 में लिखित अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेकिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में की थी। उन्होंने उसको सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक अपनी अगली पुस्तक में और विकसित किया था। भारत के सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं भारत की आध्यात्मिकता, योग दर्शन, धर्म आदि, साथ साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचार, ये सॉफ्ट पावर के उदाहरण हैं भारत में। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्न में से क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की? निकोलो मैकियावेली ने, थ्यूसिडाइडस ने, हांस मार्गेंथाउ ने, केनेथ बाल्टज ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडस ने। थ्यूसिडाइडस ने क्लासिकी यथार्थवाद की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से किस संस्थापक व्यवस्था का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार समुदाय का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास संस्था का, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य करार का, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण संस्था का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार का। WTO है वो व्यापार, प्रशुल्क और सामान्य करार संस्थागत व्यवस्था का उत्तराधिकारी है। पहले इसे गेट के रूप में जाना जाता था। WTO को पहले गेट के रूप में जाना जाता था। गेट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसे बाद में WTO में स्थानांतरित कर दिया गया था। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1995 में WTO में बना दिया गया था। आपका अगला सवाल है, पराश्रितता सिद्धांत के प्रमुख तर्कों की पहचान कीजिए। नीचे दी गई कूटों का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पराश्रितता सिद्धांत, औपनिवेशिकों के विकास को स्वेत शक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है। हाँ दोस्तों, उपनिवेश के विकास को स्वेत शक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं। नहीं दोस्तों, औद्योगिकरण और बाजार व्यवस्था अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं, ये भी नहीं है। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न संसाधनों में पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं। हाँ दोस्तों, तो 1 और 4 आपके ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, खेल सिद्धांत से संबंधित सही अनुक्रम कौन सा है? खेल सिद्धांत के ऊपर दे रखे हैं दोस्तों, सही अनुक्रम देखना है। पहले खेल, फिर चयन, खिलाड़ी, साम्यावस्था, अदायगी, नीति, तंत्र, खेल। अदायगी, चयन, खिलाड़ी, खेल, तंत्र, साम्यावस्था, खेल, खिलाड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खेल, फिर चयन, फिर खिलाड़ी, फिर साम्यावस्था।
खेल सिद्धांत से संबंधित क्रम यही है कि खेल चयन, खिलाड़ी, साम्यावस्था। सर्वप्रथम खेल सिद्धांत जॉन वॉन न्यूमैन ने गणित के क्षेत्र में विकसित किया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने गणित के क्षेत्र में विकसित किया था। इसके बाद इसे अर्थशास्त्र में अपनाया गया। मार्टिन सुवेक, ऑस्कर मॉर्गेनटन, कार्ल ड्वाइस और तथा सेलिंग आदि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया था इसका। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन से देश आसियान प्लस थ्री में समाविष्ट किए गए हैं? चीन, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, रूस, जापान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया हैं आसियान प्लस 3। आसियान के 8 देश और आसियान के देश प्लस 3 देश और चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया, ये आसियान प्लस 3 देश हैं। आसियान की स्थापना 1976 में की गई थी, जकार्ता में है। और आसियान 3 की स्थापना 1997 में की गई थी। आसियान 3 है जिसकी स्थापना 1997 की गई थी, जिसमें 3 देश हैं, वो चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया शामिल हैं। जकार्ता में आसियान का एक स्थायी सचिवालय भी है जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। आसियान का एक स्थायी सचिवालय है वो जकार्ता में, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? गुन्नार मेडल अति विकसित राज्य नहीं है दोस्तों। गुन्नार मेडल है क्षेत्रीय विकास का मॉडल प्रस्तुत करता है, क्षेत्रीय विकास का है, तो यह सुमेलित नहीं है। एजीए फ्रैंक अल्प विकास देता है, हाँ दोस्तों। तो डब्ल्यू रोस्टॉव वृद्धि के स्तर, हाँ दोस्तों। इमैनुअल वालरस्टेन विश्व व्यवस्था विश्लेषण, हाँ दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा 2, 3 और 4 आपके ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने का सबसे पहला देश कौन सा है? नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड। तो आपका सही जवाब होगा स्वीडन। स्वीडन है वो सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला देश है। विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला देश स्वीडन है। विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था, जबकि कनाडा ने 1982 में, फ्रांस ने 1978 में, मैक्सिको ने 2002 में, भारत ने 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया था। सूचना प्रदान करने के लिए फ्रांस और भारत में 1 माह का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि भारत में जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे का समय दिया गया है, किंतु स्वीडन अपने नागरिकों को तत्काल सूचना उपलब्ध कराता है, जबकि कनाडा 15 दिन और मैक्सिको 10 दिन में सूचना का अधिकार देता है। आपका अगला सवाल है, विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? विकास की नीतियों का संरचना में सहयोग देना, हाँ दोस्तों। जो विकास की नीति है उनकी संरचना में सहयोग करना। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, हाँ दोस्तों। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करना, हाँ दोस्तों। मंत्रियों को परामर्श देना, ये गलत है, मंत्रियों को परामर्श देना सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? जो घटनाएं दे रखी हैं उनका सही कालक्रम देखना है दोस्तों। भारत
रूस मैत्री संधि, पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण, क्यूबा मिसाइल संकट, भारत के द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया जाना। तो आपका सही जवाब होगा, क्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों और नीचे दी कूट का प्रयोग करना है। तो आपको दे रखा है पोखरण में जो भारत रूस मैत्री है वो 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। पोखरण में भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। और भारत द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था बाद में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4। क्यूबा संकट 1962, भारत रूस मैत्री संधि 1971, पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974। 3-1-2-4 बी ऑप्शन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे संबंध है? सहवर्तनात्मक लोकतंत्र से, पर्यावरण से, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन से, उग्र नारी अधिकारवाद से। तो आपका सही जवाब होगा पर्यावरण से। क्लब ऑफ रोम रोबोट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत पर्यावरण से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार, आवास का अधिकार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है वो मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में सम्मिलित नहीं किया गया है। मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। दूसरी पीढ़ी में मानव अधिकार समानता से संबंधित हैं। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकार ने अपनाया था। माध्यमिक अधिकारों में न्याय संगत और अनुकूल स्थिति में रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल के आधार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ते शामिल हैं। मानवाधिकार मानवता के वे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो मानव मात्र को प्राप्त हैं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण संघर्ष समाधान के लिए आयोजित प्रमुख वैश्विक सम्मेलनों का सही क्रम देखना है दोस्तों, कि पर्यावरण संघर्ष के समाधान के लिए जो वैश्विक सम्मेलन हुए थे उनका सही क्रम पहचानना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोहा सम्मेलन है वो 2012 में हुआ था। दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। वार्सा सम्मेलन 2013 में हुआ था। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। बोन सम्मेलन 2017 में हुआ था। दोहा सम्मेलन 2012, वार्सा सम्मेलन 2013, पेरिस सम्मेलन 2015, बोन सम्मेलन 2017। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जो दोहा सम्मेलन है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के ऊपर हुआ था 2012 में। वार्सा सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के बारे में ही हुआ था 2013 में। पेरिस संधि है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के बारे में ही हुई थी 2015 में। और बोन सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के बारे में हुआ था 2017 में। तो आपका सही क्रम होगा दोहा सम्मेलन, वार्सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, बोन सम्मेलन, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित करना है दोस्तों। सही कूट का चयन करना है। संधियां दे रखी हैं सूची 1 में,
दूसरी में वर्ष दे रखे हैं कब क्या हुआ था। साल्टा सेकंड है वो 1979 में आया था, 1979 में आया था साल्टा सेकंड। साल्टा फेस्ट है वो 1976 में, सॉरी, साल्टा सेकंड है वो 1979 में आया था। और पीटीवीटी है वो 1963 में आई थी, पीटीवीटी 1963 में आई थी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वो 1953 में आया था। और INF संधि है वो 1987 में हुई थी। तो आपका सही जवाब होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1 हैं आपके ऑप्शन बी में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, शांति की स्थापना के लिए बहुमार्गीय राजनयिक विकल्प अपनाए जाते हैं। नीचे दी गई वाक्यों को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। ट्रैक फर्स्ट सरकारी विचार विमर्श, ट्रैक सेकंड गैर सरकारी वार्तालाप, ट्रैक थर्ड जन जन के मध्य जनाने। उपरोक्त में से कौन सही है। सभी विकल्प सही है, मात्र 3 विकल्प 3 सही है, मात्र 1 और 3 सही है, मात्र 1 और 2 सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प सही हैं। ट्रैक फर्स्ट है वो सरकारी विचार विमर्श है। तो कूटनीतिज्ञ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संधिकर्ता सरकारी विचार विमर्श करते हैं। ट्रैक सेकंड है वो गैर सरकारी वार्तालाप है, ट्रैक सेकंड गैर सरकारी वार्तालाप है। ट्रैक थर्ड जन जन के मध्य राजनय है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।